हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने लास्ट जो मार्शल की जो डिफिनेशन पढ़ी थी, कल्याण संबंधी परिभाषा, उसी के आगे और जो एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था लियोनल रॉबिन्सन। ये लियोनल रॉबिन्स जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इनकी एक बुक्स आई थी, एन एसे ऑन द नेचर ऑफ एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। अपने इस एसे में इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत डिटेल में जो एक व्यू दिया था अपना, और उसमें एक परिभाषा भी इन्होंने दी थी इकोनॉमिक्स की। तो इनकी रॉबिन्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो क्या थी? उन्होंने बताया था, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनकी परिभाषा में आप देखते हैं कि एक बहुत ही ख़ास बात नज़र आती है। इन्होंने बताया था, एक्चुअली में इन्होंने कहा था कि इन साधन को बताया सीमित, और जो मनुष्य हैं उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं। इस पे इन्होंने फोकस किया। एक नई इन्होंने परिभाषा दी, क्योंकि इनका जो फोकस था साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता पे फोकस करता है। तो मार्शल की जो कल्याण संबंधी परिभाषा को एक नैरो बताते हुए उन्होंने इसको एक कहा था कि जो कल्याण की परिभाषा है जो मार्शल के द्वारा दी गई थी, वो एक तरह से बहुत ही क्या कहते संकुचित थी। वो सिर्फ उन्होंने लोगों के कल्याण पे ही एक सीमित कर दिया था। और जो एडम स्मिथ थी, उन्होंने सिर्फ उसको बताया था एक धन संबंधी परिभाषा। लेकिन यहाँ पर जो रॉबिन्स क्या बात करते हैं, यहाँ पे वो साधन की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता पर बात करते हैं। तो इनकी परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, जैसे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। इनका कहने का मतलब था कि जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। मतलब एक मनुष्य की इच्छाओं की बात की जाए तो वो हर इच्छा को पूरा करना चाहता है। जो भी उसके पास साधन है वो चाहता है वो उससे अधिक उसकी इच्छाएं हैं। लेकिन चूँकि हर इच्छा को, हर आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता, तो इनकी जो परिभाषा के आधार पे एक जो बात निकल के आती है कि उनका कहना था कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। और दूसरी बात जो हमारी इसमें हम इस परिभाषा में देख रहे हैं, उनका कहना है कि साधन सीमित है। जो साधन होते हैं सीमित, मतलब आवश्यकताओं तो असीमित है, लेकिन उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मनुष्य के पास साधन है वो सीमित है। चाहे वो आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लिए या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लिए। अब अगर हम ऐसे देखें तो अगर एक व्यक्ति है जो एक सीमित आय अर्जित करता है हर महीने, तो वो अपनी सीमित आय में से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। ये बहुत ही कठिन है। इसलिए उसे क्या करना होता है कि उस सीमित साधन के अंदर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। उसके बाद जो इनकी परिभाषा के आधार पे हम एक और विशेषता को देखते हैं, साधनों का विभिन्न प्रयोग हो सकता है। जो भी साधन है एक मनुष्य के पास, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे फाइनेंशियल हों, या जो भी उसके पास साधन है उसका प्रयोग असीमित है। उसका प्रयोग एक वैकल्पिक तौर पे हम कर सकते हैं, विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम भूमि की बात करें तो भूमि पर खेती भी की जा सकती है और मकान का निर्माण भी किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति के पास भूमि है तो वो उस पर खेती भी कर सकता है और मकान भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी आवश्यकता पे कि उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह धन भी है। अगर हमारे पास किसी मनुष्य की मंथली जो इनकम है 10,000 रुपये है, तो 10,000 में इस तरह से वो देख सकता है कि हम उस 10,000 को कहाँ कहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगली उनकी विशेषता है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। मतलब कहने का है कि विभिन्नता, मतलब जो आवश्यकताओं की तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो डिफरेंट है। ऐसा कहने का मतलब है कि हर मनुष्य की जो आवश्यकता है वो दूसरे व्यक्ति या दूसरे मनुष्य से अलग है। कुछ व्यक्ति किसी वस्तु को
पाने के लिए ज़्यादा ही उनका प्रयास करते हैं और उसके लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। और कुछ व्यक्ति हैं, किसी और व्यक्ति की नज़र में देखा जाए तो वो वस्तु उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो ये तीव्रता के अनुसार ही वो उस वस्तु को का प्रयोग करता है, उस वस्तु को पाने की इच्छा रखता है। उसके बाद है आर्थिक समस्या। रॉबिन्स की परिभाषा ये स्पष्ट करती है, आवश्यकताओं के अनंत होने व साधनों के सीमित होने के कारण व्यक्ति के सामने हमेशा चुनाव या निर्णय की समस्या होती है। कहने का मतलब है कि जब हमारे सामने पता है कि हमारी जो आय है वो सीमित है और जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, तो हमारे पास जो समस्या खड़ी होती है, एक आर्थिक समस्या खड़ी होती है कि हम इस जो हमारी सीमित आय में से हम अपनी असीमित इच्छाओं को कैसे पूर्ति करें। तो वहाँ पे हमारे सामने एक चुनाव की समस्या आती है। हमको निर्णय लेना होता है कि हम किन वस्तु को खरीदें और किसको न लें और किस वस्तु का चुनाव करें, क्योंकि जो हम आय है वो हमारी सीमित है। हमें सीमित साधनों और सीमित आय के अंदर ही वस्तुओं का चयन करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी आय से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। इन रॉबिन्स की परिभाषा और उनकी विशेषताओं को देखने के बाद हम इनकी कुछ आलोचनाएं भी देखते हैं, क्योंकि जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर परिभाषा का कोई आलोचना नहीं की गई। उसके बाद जो भी अर्थशास्त्री आते गए उन्होंने उस परिभाषाओं को देखा और उसमें कुछ न कुछ कमियां त्रुटियां निकाल के उसकी आलोचनाएँ की हैं। तो हम देखते हैं इनकी कुछ परिभाषाएं, जैसे क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार। प्रोफेसर रॉबिन्स ने मनुष्य की समस्त क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानकर उनके क्षेत्र को आवश्यक रूप से विस्तृत कर दिया है। कहने का मतलब है कि जो रॉबिन्स ने क्या करा कि मनुष्य की हर चीज़ को उन्होंने एक आर्थिक समस्या बताकर उसका अनावश्यक विस्तार कर दिया। उनका कहने का मतलब है मनुष्य की हर इच्छा जो असीमित है, जो पूरे करना चाहता है, वो सभी एक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसको देखा जाए तो ज़बरदस्ती ही उन्होंने बहुत एक वाइडर बना दिया इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। उसके बाद है परिभाषा जटिल है। रॉबिन्स की परिभाषा अन्य परिभाषाओं की तुलना में जटिल है, जिसके कारण इसकी उपयोगिता साधारण व्यक्ति के लिए कम हो जाती है। जो रॉबिन्स की परिभाषा है वो एक तरह से बहुत जटिल बना दी उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने इच्छाओं को असीमित और आय को सीमित करते हुए परिभाषा को थोड़ा जो जटिल बना दिया है, जिससे ये समझ में नहीं आता है कि किन आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए और किन की नहीं की जाए। इस बात पे उन्होंने ठीक से चर्चा नहीं की है। उसके बाद है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ अर्थात उद्देश्य चाहे भले हो या बुरे, नैतिक हो अनैतिक, अर्थशास्त्र का उससे कोई संबंध नहीं। आलोचकों का मत है कि रॉबिन्स का ये दृष्टिकोण अव्यवहारिक है और अर्थशास्त्र के विषय को महत्वहीन कर देता है। एक्चुअली रॉबिन्स ने जो बताया कि आवश्यकताएं जो असीमित हैं, हर इंसान हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि आवश्यकताओं में जो चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हर चीज़ को उन्होंने आवश्यकता के रूप में ले लिया और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करता है। एक ये नहीं है कि कोई आवश्यकता चाहे बुरी हो या अनैतिक हो तो उसको वो पूरी करता है, और उस पूरी करने के लिए वो जो भी कार्य करता है वो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, वो आर्थिक क्रिया है या है नहीं। उसके बाद है जो अगली इनकी आलोचना की गई है, सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग शब्दों का प्रयोग अनावश्यक है। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग शब्दों का प्रयोग आवश्यक रूप से किया है, क्योंकि ये सर्वादित है कि साधन हमेशा सीमित होते हैं और उनको कई प्रयोगों में लाया जा सकता है। एक्चुअली उन्होंने बताया सीमित और वैकल्पिक शब्दों का जो प्रयोग किया है, ये देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी नहीं था, एक अनावश्यक है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि साधन सीमित है और जो आवश्यकताएं असीमित होती हैं। तो इस चीज़ को लेकर उनकी आलोचना की गई, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक डिटेल में नहीं बता पाया, जबकि सभी इस बात की तो सभी जानते थे कि जो आवश्यकताएं असीमित होती हैं
और जो साधन है वो सीमित है। फिर है अंतिम उद्देश्य एक होता है। मनुष्य का एक ही अंतिम उद्देश्य होता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। फिर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में लक्ष्य की जगह लक्ष्यों का शब्द प्रयोग क्यों किया है? एक्चुअली उन्होंने जो अपने शब्द देखा है कि लक्ष्यों की बात की है, जो उनकी परिभाषा में पढ़ा था लक्ष्यों, जबकि देखा जाए कि सभी उपभोक्ता हों या व्यक्ति हों, उनका जो उद्देश्य एक ही है, तो लक्ष्य की जगह लक्ष्यों का प्रयोग क्यों किया, ये बात, इसी बात पे भी उनकी आलोचना की गई है। उसके बाद उन्होंने बताया था साधन और साध्य के बीच स्पष्ट अंतर नहीं है। साधन और साध्य, इस चीज़ को भी लेकर उन्होंने ज़्यादा क्लियरिटी नहीं बताई कि साधन और साध्य क्या है, और ना ही उसको अच्छे से अंतर बता पाया। जिस तरह की अगर एक स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए जो भी वो डिग्री है वो उस समय उसके लिए साध्य होती है, और जब वो पढ़ाई कर लेता है तो वो साधन हो जाती है। लेकिन इस बात की ठीक से उन्होंने जो क्लियर नहीं किया रॉबिन्स ने, इस वजह से उनकी इस बात पे भी आलोचना की गई है।